मेरे बच्चों, बेटा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारा अध्याय चल रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये हमारा अध्याय चल रहा है और कोशिश करेंगे आज इस अध्याय को कंप्लीट करने की। आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम बात करेंगे बायोगैस के क्या बन वाली दोस्त? जैविक गैस बन वाली है हम। हाँ सर, जैविक गैस बन गई हमारी। जी बिल्कुल बन गई। और उस जैविक गैस को हमने यूज में ले लिया। बिल्कुल ले लिया। वो जो बायोगैस जो थी उसको हमने, ये जो बायोगैस जो है इसको हमने यूज में ले लिया। यहां पर जो जैविक गैस बनी है कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से, उसको हम यूज में ले रहे हैं, ईंधन की तरह यूज में ले रहे हैं। और जो अकार्बनिक पदार्थ जो नीचे बच गया है, जो वेस्ट बच गया, उसको हमने बोला स्लज, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ है, वो एक उर्वरक की तरह उसको यूज में लेकर खेतों में डाल देंगे। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात थी। बताइए, सिंपल सा था, समझ में आ गया। अब ये जो मिथेनोजन जो होते हैं, आप पूछेंगे सर ये मिथेनोजन क्या थे? याद कर, आर्की बैक्टीरिया थे, पढ़े हुए हैं आपने। ये जो मिथेनोजन है, क्या ये कहीं और भी मिलते हैं? जी हां, ये कहां पर मिलते हैं? याद रखना, जो चारा खाने वाले जीव होते हैं ना, जो चारा खाते हैं, घास फूस खाते हैं, जिनको हम रूमिनेंट्स अंग्रेजी में बोलते हैं, रूमिनेंट हिंदी में बोलते हैं चरगाही जंतु, जो चारा खाते हैं, उनके अंदर भी मिलते हैं। उनके अंदर भी मिलते हैं। जो क्या करते हैं? उनके अंदर सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। तो अब जरा यहां से यहां तक पूरी कहानी को पढ़ो, क्या लिखा हुआ। बायोगैस एक प्रकार से गैसों, जिसमें मेन है मीथेन। मेन कौन होती है? मीथेन, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होती है। यानी यहां पर लिखा हुआ था कि बायोगैस जो है वो एक गैसों का मिश्रण है, जिसमें से मेन गैस जो है, जिसमें से मेन गैस जो थी, मुख्यतः जो थी, वो कौन है? मीथेन शामिल है। ठीक है, कौन शामिल है? मीथेन शामिल है। ठीक है, और किससे बनाई जा रही है? सर सूक्ष्म जीवों से बनाई जा रही है। ओके जनाब, इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? मैंने आपको बता दिया, कुछ बैक्टीरिया में यहां पर कौन? मिथेनोजन। कौन? मिथेनोजन होते हैं, जो क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल, जो गोबर वोबर पत्तियां वत्तियां हम जो डाल रहे हैं, जिसके अंदर सेल्यूलोज मिल रहा है। सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी एक कार्बनिक पदार्थ है। उसका क्या करते हैं? अवायवीय रूप से उसका अपघटन करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी उत्पन्न होते हैं और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न होती है। याद रखना, बड़ी मात्रा में मीथेन, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी उत्पन्न हो रहे हैं। डन। कौन से हैं वो बैक्टीरिया? सर उन बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजन, जिनसे जो गैस उत्पन्न हो रही है उसका नाम है गोबर गैस, या जिसको हम जैविक गैस भी बोल देते हैं। जीवाणु का नाम है मिथेनोजन और जो गैस उत्पन्न हो रही है उसका नाम है गोबर गैस या बायोगैस। डन, क्लियर है। अब ये मिथेनोजन जो है, मैंने आपको क्या बोला, ये चरगाही जंतुओं के पेट में भी मिलते हैं। क्या बोला? ये चरगाही जो जंतु होते हैं, जो चारा खाते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनके पेट में मिलते हैं। और याद रखना, चरगाही जंतु, रूमिनेंट जिनको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रूमिनेंट। याद रखना, अंग्रेजी में बोलते हैं रूमिनेंट और हिंदी में बोलते हैं चरगाही जंतु। ठीक है, इनका जो अमाशय जो होता है, इनका जो पेट जो होता है, इनका जो अमाशय होता है, उसको बोलते हैं रूमन। याद रखना, क्या बोलते हैं? रूमन बोलते हैं। उस अमाशय में, उनके पेट में, उनके रूमन में एक ही चीज है, इन चरगाही जंतुओं के क्या मिलते हैं? यही बैक्टीरिया मिलते हैं, मिथेनोजन मिलते हैं, जो क्या करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इनके अंदर सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या आपके अंदर सेल्यूलोज का पाचन होता है? नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर ये मिथेनोजन थोड़े ना मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं? चरगाही जंतुओं के अंदर मिलते हैं, जो घास फूस के अंदर जो सेल्यूलोज होती है उसका पाचन करते हैं। डन, क्लियर है। आई होप यहां तक की ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। यहां से हमने गैस निकाली है और यहां जो स्लज, जो वेस्ट जो बन रहा था, अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण था, उस स्लज को निकालकर उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में डाल देंगे। डन। डाइजेस्टर का मतलब क्या होता है? जहां पर पाचन होगा, जहां पर अवायवीय रूप से मिथेनोजन कार्बनिक पदार्थ का पाचन करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे उनको। भाई डाइजेशन क्या होता है? पाचन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना। आपसे कोई पूछे व्हाट इज पाचन, व्हाट इज डाइजेशन, तो पाचन का मतलब क्या होता है? जब हमारे अंदर कोई जटिल चीज जाती है तो उसको सरल रूप में बदलना। कार्बनिक पदार्थ को तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है ना।
यही होता है ना? हाँ बिल्कुल यही होता है। तो जरा सोचिए, क्या यहां पर एक तरीके से अवायवीय रूप से जो अवायवीय जीवाणु है वो तोड़ नहीं रहे, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ रहे हैं, तो ये जगह क्या कहलाएगी? डाइजेस्टर कहलाएगी। डाइजेस्टर मतलब डाइजेस्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पाचन कर रहे हैं। ठीक है, डन, क्लियर है? ये सारी चीजें समझ में आ गई है। गैस होल्डर का मतलब जहां पर ये गैस कलेक्ट हो रही है। स्लज मैंने आपको बता दिया, गोबर जल मिक्स करके। करदम यहां पर लिखा हुआ नहीं था तो वो याद रखना। यहां पर ये जो पेस्ट जो यहां पर इन दोनों के मिश्रण से बन रहा है वो क्या कहलाता है? स्लरी यानी करदम कहलाता है, जो यहां डाला जाता है। डन, ये था सिंपल सा आपका गोबर गैस प्लांट। इसमें मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं आई होगी, सिंपल से चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत में ध्यान से सुनना, पर्टिकुलरली कहां पर? भारत में जो बायोगैस जो होती है, यहां से प्रश्न आता है नीट में, स्टार बना लेना। जहां पर इंपॉर्टेंट बोलूं वहां इंपॉर्टेंट मानकर याद रख लेना, नोट्स में जरूर लिख लेना। इंडिया में पहले गांवों में, पर्टिकुलरली गांवों की मैं बात करूं, इंडिया में पहले, अभी तो नहीं, अभी तो गोबर गैस प्लांट इतने कोई यूज में नहीं लेता क्योंकि सिलेंडर आ गए हैं, एलपीजी आ गई है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आ गई है, सिलेंडर आ गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलते हैं, है ना। तो सॉरी, प्रधानमंत्री कौन सी योजना होती है उसमें मिलते हैं, जिसमें भी मिलते हैं। कहने वाली बात जो है, पहले ना जब सिलेंडरों का इतना यूज नहीं होता था तो लोग क्या करते थे? गांव से लकड़ियां वकड़ियां, मतलब गांव में जो लोग थे वो क्या करते थे? आसपास जो जंगल होते थे वहां से लकड़ियों को काट कर लाते थे और आग लगाकर चूल्हे के रूप में वहां से, इस तरीके से आप जानते हैं ना, अच्छे तरीके से जानते हैं, लकड़ियों को ईंधन के तरह यूज में लेते थे, उनको जलाकर खाना वाना चूल्हे से बनाते थे। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं उससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। जी हां सर, प्रदूषण होता है। अब जरा सोचिए, भारत में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये वर्ड याद रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, ये वर्ड याद रखना बेटा, भूलना जाइएगा। कौन कौन? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, ये पूरा याद रखना है आपने, ये पूरा नाम याद रखना है। ये दो संस्थान हैं हमारे इंडिया में, दो संस्थानें हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? इंडिया की। पूरा वर्ड याद रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जो बार बार फोकस दो चीजों का, दो वर्डों का याद रखना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक संस्थान है जहां कृषि से संबंधित एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित जो संस्थान है, ग्रामीण उद्योग जो होते हैं उनसे संबंधित जो आयोग संस्थान है, ये दो संस्थानों ने मिलकर भारत में, कहां पर? हमारे भारत में जो ग्रामीण लोग हैं उनको समझाया, उनको बताया कि भैया अपने घरों में बायोगैस का उत्पादन करो, अपने घरों में ये बायोगैस प्लांट लगवाओ। इस तरीके से बायोगैस प्लांट, अब तो बने बनाए बायोगैस प्लांट आने लग गए थे, बने बनाए। ये देखो, ये प्लांट, ये दिख रहा है बायोगैस, इससे एक नली सी निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब तो बने बनाए आ गए हैं बायोगैस प्लांट। पहले बनाए जाते थे ऐसे जमीन के अंदर गड्ढा करके, इस तरीके से बनाए जाते थे, अब तो बने बनाए आ गए हैं। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट बनाओ, ऐसे गोबर गैस घर बनाओ, है ना, और अपना खुद का ईंधन पैदा करो। कोई सिलेंडर एलपीजी लेने की जरूरत नहीं है, खुद का ईंधन पैदा करो। लेकिन ये प्रक्रिया जो है थोड़ी सी टिपिकल है। कई बार मान लो, जरा सोचिए, गोबर नहीं है, लकड़ियां नहीं है और पत्तियां वत्तियां नहीं है, कूड़ा कचरा नहीं है, तो फिर थोड़ा सा कम उत्पादन होएगा ना बायोगैस का। इसलिए हम धीरे धीरे एडवांस होते गए, हम सिलेंडर की तरफ क्या होते गए, हमारा विकास होता गया। तो कहने वाली बात थी क्या? बायोगैस नेचुरल गैस भी कहलाती है, प्राकृतिक गैस भी कहलाती है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। क्या कहलाती है? प्राकृतिक गैस भी कहलाती है। कौन बेटा जी? आपकी बायोगैस, जो एक ज्वलनशील गैस है, जिसको हम दिल्ली में या बड़े बड़े जो नगर हैं वहां पर सीएनजी के रूप में भी यूज में लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, स्पंदित
प्राकृतिक गैस के रूप में। डन, क्लियर है? चलें आगे। इसके बाद ये था बेटा इतना सा टॉपिक। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है जैव नियंत्रण कारकों के रूप में सूक्ष्म जीव। ये हमारा खत्म हो गया, कौन सा? बायोगैस वाला। अब अगला जो टॉपिक है वो है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो जरा सोचिए, फील कर लिए हम इस चैप्टर को किस क्रम में पढ़े हैं। अभी इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फील करो, कनेक्ट करो मेरे साथ। हमने इस चैप्टर में सूक्ष्म जीवों को रिवाइज करो, मेरे साथ सोचो। जब तक आप खुद अपने अंदर ये चेंज नहीं लाएंगे कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या समझ लिया है ना, रिवाइज कैसे करेंगे? मन में करो, सोचो इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग कैसे करी। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज सूक्ष्म जीव, क्या होते हैं सूक्ष्म जीव, कौन होते हैं सूक्ष्म जीव, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने बात करी कि इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने सूक्ष्म जीवों की हानिकारकता देखी थी, उनके नुकसान पढ़े थे, उनसे रोग पढ़े थे। इस चैप्टर में हम सूक्ष्म जीवों के फायदे की बात करने वाले हैं कि कैसे सूक्ष्म जीवों को हम अपने फायदे में यूज में ले सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा सर? सबसे पहले हमने सूक्ष्म जीवों का उपयोग देखा किसमें? उन उत्पादों को बनाने के लिए जो घरेलू हैं। तो सबसे पहले हमने घरेलू उत्पादों को बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों की मदद ली। ठीक है, जिसमें हमने चीज, जिसमें हमने पनीर, जिसमें हमने दही, जिसमें डोसा, इडली, इनकी बात करी थी। फिर उसके बाद हमने बात करी किसमें? औद्योगिक उत्पादों को बनाने के लिए, जिसमें हमने प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की बात करी, जिसमें हमने अल्कोहल की बात करी। डन। फिर इसके बाद हमारा सीधा क्या आया था बेटा जी? अच्छा, एंटीबायोटिक्स की बात करी थी, इसमें एंटीबायोटिक्स की बात करी थी, इसमें हमने अल्कोहल की बात करी थी, इसमें हमने रसायनों की बात करी थी, याद कर, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फ्यूटायरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी बात करी थी। हमने एंजाइम्स की बात करी थी, याद करो। हमने जैव सक्रिय अणुओं की बात करी थी। तो वो सारी चीजें औद्योगिक उत्पादों में थी। पनीर, दही, डोसा, इडली घरेलू उत्पादों में थी। तो दो ही तो टॉपिक पढ़े थे। फिर हमने तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा था? वाहित मल उपचार। समझ रहे हैं? एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में तैयार करो। सबसे पहले घरेलू उत्पाद, फिर उसके बाद औद्योगिक उत्पाद। घरेलू उत्पाद में सीधा याद रखो, घरेलू उत्पाद में दही, डोसा, इडली और फिर आपका चीज, पनीर, 3 चीजें। डन। फिर औद्योगिक उत्पाद में आपकी 5 चीजें। औद्योगिक उत्पाद में 5 चीजें: अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स, जैव सक्रिय अणु, एंजाइम, कार्बनिक रसायन। ठीक है। फिर तीसरा था वाहित मल उपचार, वो हमने पिछले लेक्चर में पूरा देख लिया था। चौथा हो गया बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का महत्व देख लिया कि बायोगैस का निर्माण करना है, सूक्ष्म जीव देख लिया। अब पांचवा है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। समझ में आया? रिवाइज किया, चीजें क्लियर हुई, मजा आया? ऐसे रिवीजन करना जरूरी होता है। अब जो टॉपिक है वो आ रहा है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। अब इसका मतलब क्या है देखिएगा, इसको समझते हैं ये क्या है, यहां पर ये चीजें क्या दे रखी। देखिए दोस्त, हालांकि ये चीज हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जो कार्यनीति उसमें हम पढ़ेंगे कि 1950-60 से पहले मानव की जो जनसंख्या जो थी इतनी नहीं थी जो एकदम से बढ़ी थी, लेकिन बढ़ तो रही थी ना जनसंख्या। हाँ सर, बढ़ रही थी। अब अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको पोषण भी तो चाहिए भाई। जरा सोचिए, मनुष्य की जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसको पोषण नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और पोषण किससे मिलेगा? पादपों से। और पादपों की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी उर्वरता को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी उत्पाद को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा, पादपों की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाएं? तो एक क्रांति आई थी जिसका नाम था हरित क्रांति। नाम आप सभी ने सुना होगा। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति, जो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति थी जिसमें हमने पौधों की, कौन से पौधों की? ऐसे पौधों की उच्चतम किस्में पैदा करी थी। उच्चतम किस्में पैदा करी थी जिनमें उत्पादकता बहुत ज्यादा थी। क्या थी? उत्पादकता बहुत ज्यादा थी। फील करना,
एक ऐसी क्रांति जिसमें हमने जानबूझकर ऐसे पौधे निर्मित किए जिनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा है। क्यों भाई, क्यों किए? अरे भैया, उत्पादकता ज्यादा ही तो चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो करना पड़ा। लेकिन पौधे तो हमने बना दिए। अब इतने सारे पौधे, मतलब हम पौधे कैसे बना रहे हैं? ऐसे पौधे जिनमें उत्पादकता तो ज्यादा है, लेकिन जरा सोचिए, उन पौधों को संक्रमित भी तो कर सकते हैं। कौन? जीवाणु। कौन? विषाणु। कौन? कीड़े, है ना। तो ऐसे पौधों को बचाना भी तो पड़ेगा। सोचिए, हमने पौधे तो बना दिए, लेकिन पौधों को बचाना नहीं है। हाँ सर, बचाना है। तो इनको बचाने के लिए हमने रसायनों का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? इनको बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए हमने किसका उपयोग किया? सर, रसायनों का, केमिकल्स का उपयोग किया। केमिकल्स का उपयोग किया। कौन से केमिकल का उपयोग किया? सर, हमने कीटनाशिका, खरपतनाशिका, है, कवकनाशिका, इन सब का उपयोग किया। किस किस का सर? कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड जिसको बोलते हैं, खरपतनाशी, वीडीसाइड जिसको बोलते हैं, कवकनाशी, फंगीसाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, लिखूं इंग्लिश में? चलो लिख देता हूं। कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, खरपतनाशी, वीडीसाइड, कवकनाशी, फंगीसाइड। ठीक है, साइड जहां पर आ जाए, अंग्रेजी में साइड मतलब मारना। जैसे इंसेक्टिसाइड यानी ऐसे रसायन जो इंसेक्ट को मारेंगे। खरपतनाशी, वीडीसाइड जो वीड को मारेंगे, खरपत को। खरपत क्या होती है? वो अनुपयोगी पादप जो मुख्य पादप के साइड में उग जाते हैं। घास फूस जो होती है ना, वो खरपत होती है। ठीक है, कवकनाशी यानी वीड, फंगीसाइड जो फंगस को मारेंगे। अब जरा सोचिए, सुसाइड, सुसाइड में भी तो वर्ड साइड आ रहा है। खुद को मार देना, सुसाइड। पापा को मार देना, पेट्रीसाइड। मम्मी को मार देना, मेट्रीसाइड। पूरे परिवार को मार देना, होमियोसाइड। समझ में आ रहा है? और भ्रूण को मार देना, फोइटिसाइड। फोइटिसाइड फीटस होता है ना, फीटस, भ्रूण, उसको मार देना, फोइटिसाइड। तो साइड जहां पर आ जाए मींस मार देना। ठीक है, तो कुल मिला के जरा सोचिए, ये रसायनों का उपयोग किया गया किसमें? हरित क्रांति में। हरित क्रांति अच्छी है? हां अच्छी है। पौधों की उत्पादकता बढ़ रही है? हां बढ़ रही है। आप पौधों को बचा रहे हो संक्रमण से। किससे बचा रहे हो? आप कीटों से बचा रहे हो, आप खरपत से बचा रहे हो, आप कवक से बचा रहे हो। अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। लेकिन जनाब जरा इमेजिन करो, एक गेहूं की फसल है। सोचना, एक गेहूं की फसल है जिसके ऊपर तुमने ये रसायन छिड़काव कर दिया। हाँ, छिड़काव कर दिया। अब गेहूं की फसल काट दी। अब गेहूं के जो दाने जो हैं उनके ऊपर अगर ये रसायन रह गए, उस गेहूं की फसल को धोया नहीं गया, ऐसे ही कंज्यूम कर लिया, ऐसे ही उसका आटा बनाकर खा लिया। जरा सोच, वो रसायन उस पैदावार पर, उस पौधों की पैदावार पर, उसकी उत्पाद पर अगर रह गए और हमारे अंदर चले गए, तो क्या वो रसायन जो हमने डाले तो किसी भलाई के लिए थे, लेकिन वो रसायन हमें भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। यस, पहुंचा रहे, जिससे ऐसे रोग तक हो जाते हैं। ऐसे देख रहे हैं आप? ये एक इंसेक्टिसाइड है जिसका नाम है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नाम सुना है ना आप सभी ने? डीडीटी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, है ना, होते हैं ना, इंसेक्टिसाइड होती है डीडीटी। अब जरा सोच, वो डीडीटी छिड़क दिया, वो डीडीटी पादपों में है, और ऐसे पादप अगर हम फसल के रूप में उनके उत्पादों को अगर खा ले तो हमारे अंदर चले जाएंगे, हमें तो नुकसान होएगा ना दोस्त। तो भाई साहब, इस हरित क्रांति में फायदा तो हुआ, लेकिन साथ साथ इन रसायनों का उपयोग करने से नुकसान नहीं हो रहा। यस सर, हो रहा है। तो क्या करें सर जी? तो क्या करें? तो एक काम करते हैं ना यार,
इन रसायनों की जगह एक काम करते हैं, कुछ ऐसे जीवों की मदद ले लेते हैं, ऐसे जीवों की मदद ले लेते हैं जो कीट को मार दे, ऐसे जीवों की मदद ले लेते हैं जो खरपत को खा जाए, ऐसे जीवों की मदद ले लेते हैं जो कवक को मार गिराए। तो जरा सोचिए, हमें इन रसायनों पर आधारित रहना पड़ेगा? नहीं रहना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां पर मेरे पीछे एक डायग्राम में आपको ये दिख रहा है ड्रैगन फ्लाई। देखिए, आप सभी ने देखी है। पता है ये किसको खा जाती है? ये मच्छरों को खा जाती है। मच्छर क्या है? कीट ही तो है। ड्रैगन फ्लाई मच्छरों को खा जाती है। अब जरा सोच, ये मच्छर एक कीट है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ सर, पहुंचा सकता है, हमें मलेरिया कर सकता है। अगर मैं आसपास ड्रैगन फ्लाई छोड़ दूं तो ड्रैगन फ्लाई की इसको मच्छरों को खत्म कर देगी, इनकी जनसंख्या को खत्म कर देगी। हमें फायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसी प्रकार ये लेडी बर्ड दिख रहा है, इसको भृंग बोलते, बीटल बोलते, भृंग या बीटल बोलते हैं। ये इनको खा जाती है, एफिड्स को। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं एफिड्स। नुकसान पहुंचाते किसको? फसलों को। फसलों को नुकसान पहुंचाते, फसलों को खा जाते, पत्तियों को खा जाते उनकी। तो जरा सोच, मैंने अपने खेत में इनको छोड़ दिया, ये किसको खा जाएंगे? एफिड्स को। पत्तियों को थोड़ा ना खा रहे, ये तो इनको खा जाएंगे। बच गए ना। तो जरा सोच, क्या ये जो चीज मैंने अभी अभी बताई है, क्या इस प्रक्रिया में आप किसी जीव को देखो, इन जीवों को यूज में लेकर इन जीवों से निदान पा रहे थे? इन जीवों को यूज में लेकर इन जीवों की संख्या को कम कर रहे थे जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ सर। तो क्या एक तरीके से नियंत्रण नहीं है? हाँ सर, नियंत्रण है। क्या ये जैव नियंत्रण नहीं है? हाँ। जरा सोच, नियंत्रण करने के लिए तुम क्या प्लास्टिक की बोतल यूज में ले रहे थे, चम्मच यूज में ले रहे थे? क्या निर्जीव को यूज में ले रहे थे, किसी सजीव को? सर, सजीवों को यूज में ले रहे थे। किसी सजीव को यूज में लेकर नियंत्रण कर रहे थे। लेकिन दोस्त, क्या किसी सजीव को यूज में लेकर नियंत्रण कर रहे थे? लेकिन दोस्त, क्या यहां पर जो तुम सजीव यूज में ले रहे थे, क्या वो सूक्ष्म जीव है? नहीं सर, ये सूक्ष्म जीव थोड़ा ना है। ये तो जस्ट सजीव थे जो कुछ निश्चित जीवों को, जनसंख्या को खत्म कर देते। अब हम बात करने वाले हैं कि दोस्त, अब हम ऐसे कीटों को मारने के लिए कब तक इनको यूज में लेंगे? कब तक इनको यूज में लेंगे? एक काम करते हैं, सूक्ष्म जीवों को यूज में लेते हैं। किसको? सूक्ष्म जीवों को यूज में लेते हैं। सर, कौन से सूक्ष्म जीवों को? ध्यान से सुनना, क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है, पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जीव विज्ञानीय विधि का प्रयोग क्या कहलाता है? जैव नियंत्रण। यानी कहीं ना कहीं पादपों के अंदर जो रोग होते हैं, जो पीड़क जिनको हम पेस्ट बोलते हैं, जो पीड़ा पहुंचाते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, किसको? पादपों को। उनके अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, है ना? उनको नियंत्रित करना है हमें। और किससे नियंत्रित करना है? किसी सजीव का इस्तेमाल करके नियंत्रण करना है। किसी सजीवों का इस्तेमाल करके नियंत्रण को हम क्या बोलते हैं? जैव नियंत्रण बोलते हैं। पहली चीज, जैसे हमने भृंग, मैंने बोला था ना भृंग, ये भृंग है। बीटल्स बोलते हैं इनको, है ना? और पतंगा, ड्रैगन फ्लाई को हम क्या बोलते हैं?
पतंगा बोलते हैं ना, ये किसको मार रहे थे? मच्छरों को, एफिड्स को मार रहे थे, इनसे छुटकारा दिलाने में सहायता कर रहे थे। ये सर बिल्कुल कर रहे थे। तो क्या एक प्रकार का जैव नियंत्रण नहीं था? ये सर ये एक प्रकार का क्या कर रहे थे सर? जैविक नियंत्रण कर रहे थे। जीवों को मार रहे थे, कौन? सजीव मार रहे थे। ये नियंत्रण कैसा है? जैव नियंत्रण। चलो सर, जैव नियंत्रण का मीनिंग समझ में आ गया, जैव नियंत्रण का एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ में आ गया। लेकिन अब आगे हमने देखा कि भैया जब हरित क्रांति आई थी तो हमने रसायनों का उपयोग किया था। हाँ सर, रसायनों का उपयोग किया था, जो हमारे लिए नुकसानदेह था। वो चीज यहां लिखी हुई है, देखो क्या लिखा। आधुनिक समाज में यह समस्या रसायनों, कीटनाशियों, पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोग की सहायता से नियंत्रित की जाती है। ये रसायन मनुष्य तथा दूसरे जंतुओं को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। फील कर पाए क्या क्या लिखा हुआ है यहां पर यह लिखा हुआ है कि भैया आधुनिक समय में ऐसे नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आधुनिक समय में जो खेतीबाड़ी हो रही है, उस खेतीबाड़ी में कहीं ना कहीं रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। पीड़कनाशियों का, खरपतनाशियों का, कवकनाशियों का, कीटनाशियों का है, इन रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रयोग में आ रहे हैं। और ये रसायन हमारे साथ साथ दूसरे जीवों को भी क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे याद करो, तुमने एक चैप्टर पढ़ा था पर्यावरण का मुद्दा, जिसमें एक टॉपिक आया था जैव आवर्धन, शायद दूसरे चैप्टर में आया था जैव आवर्धन, है पारितंत्र में आया था या किसी में आया था जैव आवर्धन। याद कर, डीडीटी बताया था। वो डीडीटी जो तुमने छिड़का था वो जल स्रोतों में गया था, जल से छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर उसके बाद वो ऐसे करते 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 सॉरी पादप प्लावक, फिर जंतु प्लावक, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, ऐसे करते करते कहीं पक्षियों के अंदर चला गया था। सीगल याद आ रहा? दिखाई थी मैंने आपको। उन पक्षियों के अंदर अंडे के निर्माण को रोका था कि नहीं रोका था? याद कर, है? तो जरा सोच, कीटनाशी जो है हमें तो नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, साथ ही दूसरे जंतुओं को भी नुकसान पहुंचा रहे। तो क्या करें? तो हमें इन रसायनों से छुटकारा पाना है। तो हम क्या करें? हम मदद लेने वाले हैं सूक्ष्म जीवों।